कहानी की शुरुआत में हम यान को देखते हैं जो कि एक गार में था और यही कह रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैंने इसमें पार्टिसिपेट ही क्यों किया। उसकी हालत काफ़ी ख़राब हुई हुई थी। वो एक रैंक 6 के डंजन में आया हुआ था। उसके बारे में यही बता रहा था कि यहाँ पर रैंक 5 का सिर्फ एक बंदा आता है और रैंक 6 के काफ़ी सारे हंटर्स आते हैं और यहाँ पर आकर उन्होंने कुछ डीमंस को मारना होता है। और अपने बारे में यही बता रहा था कि मैं एक रैंक 7 का हंटर हूँ। इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी, स्वॉर्ड्समैनशिप होने के बावजूद भी मैं माना यूज़ नहीं कर सकता। वो काफ़ी गुस्से में था और काफ़ी नाराज़ था। हमें यही बता रहा था कि मैंने यहाँ पर इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि मुझे लगा था कि मैं अपने माना का लेवल बढ़ा पाऊँगा। तो वो थोड़ा सा माना निकालता और कहता कि सिर्फ मैं यहाँ तक पहुँच पाया, लेकिन मुझे इतना भी ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। और मुझे रैंक 6 के डंजन में जो लीडर लेकर आया उसने मुझसे एक ही प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस यही था कि वो मुझे एक माना स्टोन देगा। माना स्टोन का इस्तेमाल करके मैं अपने माना के लेवल को बढ़ा सकता था। हम लोग जब यहाँ पर आए तो ये डंजन बहुत डेंजरस हो गया और इस फैसले की वजह से हमारी टीम के काफ़ी सारे लोग मारे गए। इवन हमारा लीडर भी मारा जा चुका है। तो वहीं पर एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ था और उसे देखने के साथ हमें यही बता रहा था कि अब मेरे सामने जो मॉन्स्टर खड़ा है मुझे लगता है कि ये जल्द ही मुझे पकड़ लेगा और मार देगा। मुझे पता है कि इन द एंड उसने मुझे पकड़ ही लेना है। मैं अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक आगे नहीं जा पाऊँगा। बस मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए जीने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ी जाकर आगे आराम कर लेता हूँ तो मेरे यहाँ पर सर्वाइव करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो मैं देखता हूँ कि अब मुझे कोई जगह मिलती है, वो मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। फिर वो एक जगह पर बैठ जाता है और ये कहता है कि अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि मैं यहाँ पर रुक कर आराम करूँ और फिर सोचूंगा कि यहाँ से कैसे बचूँ, क्योंकि अगर मैं भागा तो फिर भी मैंने पकड़े जाना, तो फिर भागने का क्या फ़ायदा। और इतने में ही वही मॉन्स्टर वहीं पर आ जाता है। वो जियान बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हुआ था। उसे देखने के साथ ही ईयान अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। उस गिगांड को देखने के साथ उसके होश ही उड़ गए थे। वो ये कहता है कि इसकी बॉडी तो स्टील के साथ कवर की गई है। ये गोलम की तरह ही कई जियांट है, लेकिन उससे सुपीरियर है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी पहले से काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं पर उसे एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है जो कि उस गिगांड की कमज़ोरी थी। लेकिन वहां तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल काम था क्योंकि वो एक स्टील का बना हुआ था और माना के बगैर तो ये तो उस पर अटैक भी नहीं कर सकता था। लेकिन इस मॉन्स्टर की अब ये भी परेशानी वाली बात थी कि ऐसे मॉन्स्टर रैंक 5 के डंजन्स में ही आया करते थे, लेकिन ऐसे मॉन्स्टर रैंक 6 के डंजन्स में क्या कर रहे थे। और इतना ही नहीं बल्कि वो ये भी कहने लग जाता है कि मेरे सारे साथी लोग और टीम के लीडर ने भी इस पर अटैक किए थे। इन्होंने इसकी लाइटनिंग पर भी अटैक किया था जो कि अब काफ़ी वीक हो चुकी है, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे एक चांस मिलेगा। इस चांस का फ़ायदा उठाकर मैं इसे मार दूंगा। वैसे भी अब वो मरने ही वाला था, तो अब उसे और कुछ समझ में नहीं आता तो वो उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता, क्योंकि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं बचा था। वो आगे बढ़ता है और उसके सीने पर उसी रोशनी वाली जगह पर अटैक कर देता है जिस पर थोड़ी सी खरोश आ जाती है। इसको देखने के साथ ही यान काफ़ी खुश हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका ये काम हो चुका है कि तभी ही वो ज्ञान काफ़ी गुस्से में आ गया था। वो आगे बढ़ता है और यान पर अटैक कर देता है जिससे बच पाना यान के लिए काफ़ी मुश्किल था। यान जाकर पीछे एक दीवार में लगता है और उसका खून बहने लग गया था और इस सब की वजह से उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जगह पर खड़ा होता है कि तभी वही ज्ञान दोबारा उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। उसे अपने सामने दोबारा देखने के साथ ही फिर यान अपनी सवार बाहर निकाल लेता है और उस पर अटैक करने के लिए दोबारा तैयार हो जाता है। वो इससे पहले कि अटैक करता कि वही ज्ञान उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से एक ज़ोरदार धमाका होता है और यान फिर इस अटैक को नहीं रोक पाता और वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है और काफ़ी परेशान भी हो चुका था। लेकिन हिम्मत फिर भी नहीं आता। वो फिर सवार ऊपर निकालता है और उस पर अटैक करने के लिए दोबारा उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन वो ज्ञान इस बार उसके अटैक को नाकाम भी कर देता है और दोबारा उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। अब यान ज़मीन पर पड़ा था और उसकी हालत पहले से काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और उसके सीने में भी एक पत्थर भी दब चुका था जिसकी वजह से अब उसके मरने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए थे। उसका सारा ब्लड निकला हुआ था और वो ये कहने लग जाता कि अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर मेरे साथ क्या होने वाला तो मैं कभी भी यहाँ पर ना आता। लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसके मरने का वक्त करीब था और वो भी अपने दिल को भी ये समझाने की कोशिश करता है कि अब तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब मरना ही है तो ठीक है, फिर मुझे इस सबको एक्सेप्ट करना होगा। उसकी आंख जैसे ही बंद हुई थी कि तभी फिर उसे रोशनी दिखाई देने लग जाती है। उस रोशनी को देखने के साथ ही वो हैरान हो जाता है और ये कहता है कि आखिर यह क्या भला है।
कि उसे वहीं पर एक ड्रैगन शो होने लग गया था जिसकी आंखों में रोशनी थी और उसे यही बताया जा रहा था कि तुमने ट्यूटोरियल को क्लियर कर लिया है। और उसे इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा था कि तुमने अपने ट्यूटोरियल को कंप्लीट किया तो इसके बदले में तुम्हें एक यूनिक रिवॉर्ड भी दिया जा सकता है। और इसी खुशी में उसे जब अपने ट्यूटोरियल को कंप्लीट किया था तो उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था, वो भी अगले ट्रेनिंग ग्राउंड में। और इसी के साथ हम कॉन्टिनेंट ऑफ पैंथिया को देखते हैं। ये भी बाकी लोगों के साथ बग्गी में सवार कहीं जा रहा था। इसी के साथ यान की आंख खुल जाती है और वो काफ़ी शॉक्ड था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। वो यही बताने लग गया था कि मैं तो अभी एक जियांट के साथ फाइट कर रहा था, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जिसने कहा था कि मैं अगले ट्रेनिंग ग्रुप में ट्रांसपोर्ट करूँगा। तो वो आवाज़ किसकी थी? वो इसी के बारे में बैठा हुआ सोच ही रहा था कि तभी जैसे ही वो पैंथियों को देखते हैं उसके साथ उसके होश और भी ज़्यादा उड़ जाते हैं और वो हैरान हो जाता है। ये कहता है कि अब मुझे बिल्कुल मत बताना कि मैं पैंथिया जा रहा हूँ। और वो यही कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब मुझे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो एक ट्यूटोरियल नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ये सब कुछ सच है। मैं अपने जिन दोस्तों के साथ उस डंजन में आया था ताकि उस डंजन को क्लियर कर सके, उन सभी लोगों ने अपनी जान की हाथ धो बैठे। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं उस जिहान के साथ फाइट करूं और उसे हरा दूं। इवन मेरे पास माना भी नहीं था। माना होता तो हो सकता है कि मैं उन सभी लोगों को बचा पाता। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि ये सब सच है। और ऊपर से मैंने कभी भी पैंथिया कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं सुना। तो मुझे यहाँ पर क्यों भेजा गया? मुझे नोटिफिकेशन मिली थी जिसने कहा था कि मैं जाग जाऊँ। जागा तो मैं यहाँ पर पहुँचाया। वो अपने सिस्टम के बारे में बता रहा था कि यहाँ पर मेरा नाम ईयान हान है, मेरा लेवल 17 है। मैं एक हंटर तो नहीं हूँ लेकिन नेशन की तरफ से मुझे एक्नॉलेज किया गया है। मेरी यहाँ पर एक आइडेंटिटी है, उसमें मैं एक हंटर हूँ और मेरे पास यहाँ पर स्किल्स हैं और कुछ लेवल्स भी हैं। लेकिन मैं इस दुनिया में जाग गया, ये कोई सेंस नहीं बनता। मैं आखिर इसे कैसे एक्सेप्ट करूँ, क्योंकि ये बातें तो मेरी समझ से बाहर हैं। और वैसे भी जो यहाँ का माहौल है, जो यहाँ की लैंडस्लाइड है, ये तो अर्थ बिल्कुल नहीं हो सकती। तो फिर मैं किस दुनिया में आ गया हूँ? वो वहाँ के खूबसूरत नज़ारे देख रहा था और यही कह रहा था कि ऐसे नज़ारे तो हम डंजन में ही देखा करते थे, जो कि यहाँ पर मैं अपनी आंखों के सामने बैठा हुआ देख रहा हूँ। क्या ये पैंथिया भी एक डंजन है? क्या मैं अभी भी एक डंजन हूँ? ये सारी बातें सोचने के साथ उसके सर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है और वो खुद से ही बातें किए जा रहा था कि उसके साथ बैठा हुआ एक लड़का उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तो ध्यान तेजी से उसकी तरफ देखता है। तो आगे से वो लड़का ये बताने लग जाता है कि तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। और इस सब की वजह से वो लड़का काफ़ी खुश था और यान गौर से उसे ही देखने लग गया था। वो जैसे ही अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग टेंट लगाकर मौजूद थे और प्रैक्टिस कर रहे थे। ये सभी लोग जो कि बग्गी में वहाँ पर आए थे, ये सारे के सारे लोग ही न्यू कमर्स थे, इसलिए इन्हें यहाँ पर आर्मी कहा जाता था। अब वहाँ पर जितने भी लोग आए थे कि तभी ही एक लीडर उन सभी को पुकारने लग जाता है और कहता है कि बाकिर आया? तो बाकिर नामी लड़का कहता है कि हाँ। फिर जैसन कहता है हाँ, और फिर एंड में यान का नाम लेता है। यान जैसे ही अपने लीडर की बात सुनता तो वो भी कहता है कि मैं भी यहीं पर मौजूद हूँ। तो आगे से लीडर कहता है कि ये तो अच्छा हो गया। यान इस सब की वजह से काफ़ी कंफ्यूज था, क्योंकि वो सभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर वही लड़का उन सभी को बताने लग जाता है कि मेरा नाम है ल्यूक और मैं तुम सभी का इंस्ट्रक्टर हूँ। तुम सभी लोग यहाँ पर आए तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें अपना इंट्रो दे दूँ। और मैं तुम्हें एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर सारे लोग मुझे जोकर कहते हैं, क्योंकि मैं जोक्स बनाता रहता हूँ। उसकी बातें सुनने के साथ यान यही कहता कि क्या सच में तुम जोक्स बनाते हो तो तुम्हें जोकर कहते हैं? लगता है कि यहाँ तो मैं फंस गया। इसी के साथ फिर वो उन्हें पैंथिया ट्रेनिंग ग्राउंड में लेकर चला जाता है, जैसे सभी लोग वहाँ पर गए थे। ल्यूक उन सभी को खुश होते हुए कहने लग जाता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर आ गए तो तुम्हें अब भागना होगा। मुझे नहीं लगता कि यह काम ज़्यादा मुश्किल है। और वहाँ का जो ग्राउंड था वो काफ़ी बड़ा था। इस सबको देखने के साथ यान की हालत ख़राब हो गई थी। बाकी लोग भी काफ़ी गुस्से में आ गए तो ये कहने लग जाते हैं कि ये तो फुटबॉल स्टेडियम जो कि साउथ कोरिया में पाए जाते हैं उससे भी बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड है, और ये कह रहा है कि हम उसमें 50 लैप्स कंप्लीट करें। लेकिन सभी लोग वहाँ से भाग नहीं रहे थे तो ल्यूक जल्दी से पीछे आ जाता है। गुस्सा करके उनको कहने लग जाता है कि तुम लोग जल्दी से भागो ना, यहाँ पर रुक कर क्यों खड़े हुए हो? तो सभी लोग भागने लग जाते हैं। अब फिफ्थ लैप में ही काफ़ी सारे लोगों की बस हो गई थी। अब थोड़े से ही लोग रह गए थे जिन्होंने फिफ्थ लैप को कंप्लीट किया था। जैसे ही 14th लैप कंप्लीट होता है तो वो जो पहले कम लोग थे उससे भी कम लोग वहाँ पर रह जाते हैं।
20th लैब में तो अकेला सिर्फ यान ही रह गया था, क्योंकि बाकी सारे लोग हार मान गए थे। यान भाग भी रहा था, उसकी हालत भी ख़राब थी और वो ये कहने लग जाता कि मेरी जो फिटनेस लेवल है, उस फिटनेस लेवल का इस्तेमाल करके मुझे लगता है कि मैं सिर्फ 30 लैप्स ही कंप्लीट कर पाऊंगा। वो भाग ही रहा था, काफ़ी थका हुआ भी था और उसे ऐसा भी लगने लग जाता है कि वो तो 30 लैप भी बड़ी मुश्किल से कंप्लीट कर पाएगा। लेकिन वहाँ की ताज़ा खुशबू उसकी नाक में जा रही थी, तो ये कह रहा था कि ऐसी खुशबू तो सूंघे हुए काफ़ी अरसा हो गया। फिर उसे ऐसा भी लग रहा था कि ये जो ब्रेथ है ये कुछ और ही है। उसे समझ में आ गया था कि ये माना है, तो उसने जितना इनटेक कर सके उतना इनटेक करने की कोशिश करता है। जैसे ही उसने उस माना को इनटेक किया था, उसी के साथ ही उसकी हालत और भी ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाती है। उसे काफ़ी अच्छा लगने लग गया था। उसके लंग्स में भी माना पहुंच जाता है, लंग्स से होते हुए उसकी बॉडी में पहुंच गया था। वो भाग रहा था, काफ़ी थका हुआ था, लेकिन उस माना को इनटेक करने की वजह से उसके मसल फूलना शुरू हो जाते हैं और उन मसल में वो माना जाकर बैठ जाता है। इससे वो जो थक चुके थे वो अब ठीक हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे हैरानी वाली बात यही थी कि वो माना को देख पा रहा था। भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? वो तो माना का यूज तक नहीं कर सकता था, अब उसकी आंखों के सामने सारा माना पड़ा हुआ था। वो जब इर्द गिर्द की चीज़ों को देखता है तो वहाँ पर हर जगह पर उसे माना ही माना दिखाई दे रहा था। इतना सारा माना को देखने के साथ वो यही कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और इस माना की वजह से ये मॉल पहले से काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पहले तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं, और रही बात लॉजिक की तो वो तो यहाँ पर बिल्कुल लागू नहीं होता। लेकिन अब मैं यहाँ पर आ ही चुका हूँ तो मुझे सारी बातों की अब अच्छे से समझ आ रही है। वो अपने सिस्टम में देखता है जहाँ पर उसे बताया जा रहा था कि तुम्हारे पास एक यूनिक एट्रीब्यूट आ चुका है, तुम अब इसके पार्टनर बन चुके हो, ये तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। और फिर वो दोबारा अपनी आईडी को चेक करता है जहाँ पर उसका नाम और लेवल लिखा हुआ था। वो उसके ऊपर ये भी बताया गया था कि माना पूरी वर्ल्ड पर डोमिनेट कर रही है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि एक ह्यूमन के लिए एक्नॉलेज करना काफ़ी मुश्किल है। एक ह्यूमन उसे आसानी से नहीं पा सकता, लेकिन तुम्हारे पास अब एक मौका है। अब इन सारी बातों को पढ़ने के साथ ही वो ये बात तो समझ गया था कि उसका मानना अवेकन कर चुका है, और वो खुद से यही कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अब मैं स्वॉर्ड की दुनिया में आराम से चल पाऊंगा, रह पाऊंगा, लोगों को मार पाऊंगा। उसने 50 लैप से भी ज़्यादा लैप्स काट लिए थे, क्योंकि वो तो होश में ही नहीं था। तो तभी वहाँ पर लूकास आता है और वो यही कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा लड़का निकला। जहाँ पर बाकी लोग 5 लैप्स, 10 लैप, 15 लैप्स पे ढेर हो गए, वहीं पर इसने 50 से ज़्यादा लैप्स तय कर लिए। तो मुझे लगता है कि ये कोई आम लड़का नहीं है, क्योंकि उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि यहाँ पर हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल बंदा भी 60 लैप्स तक नहीं भाग सकता था। लेकिन यहाँ ऐसा लड़का था जो कि पहली बार ही 60 लैप्स पर भाग गया। वो वहीं पर नीचे बेहोश पड़ा हुआ था और स्माइल कर रहा था। स्माइल तो वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके पास माना की पावर आ गई थी। लेकिन उसे इस तरह स्माइल करता देखकर ल्यूक ये कहता कि क्या ये पागल हो चुका है। फिर लूका ये देख सोचने के साथ ही काफ़ी खुश हो जाता है और ये कहता है कि इस लड़के को पता है कि किस तरह भागते हैं, और ऊपर से काफ़ी अरसे के बाद मुझे ऐसा एक स्टूडेंट मिला है जिसकी मुझे तलाश थी। मुझे ऐसे लोग बहुत ही पसंद हैं जो कि अपनी बॉडीज़ की लिमिट का यूज़ करते हैं। अब इसके साथ अब वक्त गुजारना ही है, तो देखता हूँ कि इसकी ट्रेनिंग कैसे करनी है। लेकिन हाँ, हमारा वक्त काफ़ी अच्छा गुजरने वाला है। जबकि उधर ईयान किसी और ही जगह पर पहुंचा हुआ था। वो यही कहता है कि मैं आखिर कहाँ पर हूँ। फिर उस जगह को गौर से देखने के साथ यही कहता है कि मैं इसे शायद याद कहा गया, इसे पैंथिया कहते हैं ना। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो उस जगह पर चल फिर रहा था, चीज़ों को देख रहा था, और वो चीज़ें उसे ऐसे लग रही थी कि जैसे इन चीज़ों को पहले देख रहा था। तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, इस तरह आगे बढ़ता जाता है, हिंदी बातों के बारे में सोचता रहता है कि तभी उसे एक गेट नज़र आता है। उस डोर को देखने के साथ कहता है कि यहाँ पर ये डोर क्या कर रहा है। नो ज़्यादा देर तक बाहर इंतज़ार नहीं कर सकता, तो आगे बढ़कर उस डोर को ओपन करता है कि तभी वहाँ पर उसके मॉम और डैड खड़े हुए थे। एक छोटे लड़के को ये कह रहे थे कि हमें एक चाइल्ड चाहिए था, अब तुम्हें एक नाम भी चाहिए। उसके मॉम और डैड काफ़ी एक्साइटेड थे और वो जल्द से जल्द उस बच्चे का नाम रखना चाहते थे। वो बच्चा भी काफ़ी क्यूट था। मॉम फिर आगे बढ़ दिया है और उसे उठाते हुए कहने लग जाती है कि तुम्हारा नाम कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नाम यान रखा जाता है, तुम्हारा नाम है यान इग्निस। और इतना कहते साथ ही उसे अपने पास बुला लेती है। इन सारी चीज़ों को देखने के साथ यान खड़ा हुआ दूर से देख रहा था, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे इस बात से हैरानी हुई थी कि आखिर उसकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं।
वहाँ पर मौजूद लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। माँ अपने बच्चे यान के साथ काफ़ी खुश थी और इन सारी चीज़ों को देखने के साथ वो ये कहता कि क्या ये कोई एक ड्रीम है, या फिर अपनी मॉम को देखने के साथ वो ये कहता है कि क्या ये मेरी मेमोरी का ये एक हिस्सा है। उसके मॉम और डैड और यान अपने मॉम और डैड के साथ काफ़ी खुश था कि तभी एक दिन उनके घर में आग लग जाती है, बल्कि कुछ लोग आकर आग लगा देते हैं। उन्हें ट्रेटर्स का टैग दे दिया गया था। मॉम यान को लेकर भाग रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर वो लोग उसके बच्चे को मार दें या फिर उसकी फैमिली में से किसी को कोई नुकसान पहुँचाएं। वो वहाँ से भाग भी रही थी, अपने बच्चे को लेकर भी भाग रही थी और इवन वहाँ पर चला तो ये भी कहने लग जाते हैं कि हमारी कोई मदद करो, हमारी यहाँ पर कोई है तो आकर हमारी मदद करो। उसकी मॉम की आंखों में आंसू भी थे, मदद के लिए चिल्ला रही थी, वहाँ पर मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा था। ये सब कुछ देखने के साथ यान जी कहता है कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, और उसके पीछे कुछ और लोग लगे हुए थे जो कि ये कह रहे थे कि ट्रेटर्स को मार दो, क्योंकि उन्होंने कैमेलियो किंगडम के खिलाफ रेबिलियन की थी। और वो सारे लोग काफ़ी गुस्से में थे क्योंकि उन्हें ट्रेडर्स के साथ काफ़ी नफरत थी और वो ट्रेडर को मारने के लिए वहाँ पर आए थे। जैसे ही यान की मॉम ये देखती है तो उसी के साथ ही उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और अपने बच्चे को बचाने के लिए वो बच्चे को पीछे खड़ा कर लेती है ताकि पहले वो उससे मारे और उसका बच्चा भाग जाए। और एक लड़का तेज़ी से आगे बढ़ता है, उसके हाथ में सवार थी, उसी सवार का इस्तेमाल करके जैसे ही वो यान की मॉम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी इतने में वहाँ पर यान का डैड आ जाता है और अपनी सवार का इस्तेमाल करते उस बंदे को वहीं पर मार देता है। और ये देखते साथ ही उसका बेटा और उसकी वाइफ काफ़ी शॉक्ड थे। फिर ऐसा करने के साथ ही वो अपने बेटे और वाइफ को ये कहता है कि तुम दोनों यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, तुम दोनों यहाँ पर रुककर क्या कर रहे हो। तो इसके साथ ही यान की मॉम यान को अपने साथ लेकर भाग जाती है और उसके डैड बाकी लोगों के साथ फाइट करने लग जाता है। उसके डैड उन लोगों को ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाते और वो लोग यान के डैड पर हैवी हो जाते हैं और फिर उसे मार देते हैं। ये देखकर यान के होश ही उड़ गए थे। यान अब इसी बात को लेकर काफ़ी परेशान था कि कुछ उड़ते हुए तीर आकर उसकी मॉम की पीठ में लग जाते हैं, जिससे उसकी मॉम की हालत भी अब काफ़ी ख़राब हो गई थी। मॉम की हालत इतनी ख़राब थी कि वो अब चलने फिरने के काबिल नहीं रही थी। वो यहीं पर ज़मीन पर गिर जाती है। यान उसके पास बैठ जाता है तो मॉम यान को ही देखने लग गई थी। वो यान को यही बताती है कि हम लोग ट्रेटर्स नहीं हैं, तुम बस एम्परर को ही ढूंढना। और मैं तुम्हें एक और बात कहना पसंद करूंगी, और वो बात यही है कि तुम क्राउन प्रिंस को अवॉइड ही करना, क्योंकि अगर तुम उसके हथ चढ़ गए वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। और बस उसके आखिरी अल्फाज यही थे कि मेरे बच्चे। जबकि यान को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम मारी जा चुकी थी और ये देखते साथ ही आंखों के आंसू आ गए थे और वो काफ़ी देर तक वहीं पर बैठकर रोता रहता है। वो ज़ोर से चिल्लाता भी है क्योंकि अब उसकी मॉम और डैड दोनों ही दुनिया से जा चुके थे। और उसी के साथ ही यान की आंख खुल जाती है जो कि अपने बेड पर लेटा हुआ था। जैसे ही वो अपने बेड से उठता है देखता है कि वहाँ पर इर्द गिर्द के उसके टीममेट सो रहे थे और वो ये कहता है कि क्या ये कोई एक ड्रीम था। अब रात का काफ़ी समय और बाकी सभी लोग सो रहे हैं। फिर अपने सर को पकड़कर ये कहता है कि नहीं, ये कोई भी ड्रीम नहीं हो सकता, ये एक हकीकत थी। ड्रीम होता तो ऐसा बिल्कुल भी ना होता। ये मेरी ही कोई मेमोरी थी जो कि एक ड्रीम की तरह लग रही थी। अब मुझे वापस याद आ गई, लेकिन आखिर मुझे ऐसी मेमोरीज कैसे आ सकती हैं? मुझे इस पास्ट के बारे में कैसे पता हो सकता है? रियल वर्ल्ड में तो मेरे कोई पेरेंट्स ही नहीं थे, मैं तो यतीम था। अब मुझे अपने पेरेंट्स की याद आ रही हैं तो मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही मुझे अबैंडन कर दिया था। भला अब मुझे चाहकर उनसे क्या लेना देना, वो लोग तो मुझे पहले धुतकार चुके हैं। चलो अब पेरेंट्स की बात नहीं करता। अब मुझे एक बात तो मालूम हो गई है कि आखिर ये लड़का है कौन जो यहाँ पर खड़ा हुआ है। वो लड़का जिसकी बॉडी में मैंने रीअवेकन किया। वो अब नहाने के लिए जाता है। जब नहा रहा तो ये कहने लग जाता है कि मेरे में जो भी मेमोरीज आ रही हैं तो मुझे एक बात तो कन्फर्म है कि ये मेमोरीज मेरी नहीं है। और वो जो मॉम मेरे सामने, औरत जो मेरे सामने मार गई थी वो भी, और वो जो बंदा था जो कि मेरा डैड था वो भी, वो कोई और नहीं बल्कि यान इग्निस के ही पेरेंट्स थे। और मुझे लगता है कि यान इग्निस का यही गोल था कि वो अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले सके और अपनी इज्जत को दोबारा बहाल कर सके। वो उसका अब सिर्फ एक ही मिशन था कि वो उनसे रिवेंज ले और उन सारे ट्रेटर्स को मार दे। लेकिन अगर वो इतना ही स्ट्रॉन्ग था तो उसने आर्मी को क्यों ज्वाइन किया? वो चाहता वहाँ पर मैरिज पॉइंट हासिल करता और जाकर उन सभी को मार देता। चलो खैर, अब उसके दिल में क्या चल रहा था मुझे ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब वो बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जो कुछ भी मैंने पता किया उससे एक बात तो पता चली है कि यान इग्निस की फैमिली इम्परर के ऑर्डर की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई, बल्कि क्राउन प्रिंस ने ही उन्हें ऐसा प्रिटेंड बना दिया था कि वो ट्रेटर्स हैं और उसने उन्हें मरवा दिया। अब जैसा कि मैं यान इग्निस की बॉडी में आ चुका हूँ और वही बन चुका हूँ, तो मैंने जैसे प्रिंस के बारे में सोचा तो मेरी बॉडी में हलचल होना शुरू हो गई, क्योंकि ऐसा ये होना ही था, क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में था।
और ऊपर से उसका ये बुरा आइडिया नहीं था, क्योंकि वो बैटलफील्ड में जाकर खुद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि अगर उसके पास भी माना की पावर थी तो उसने माना की पावर का यूज़ क्यों नहीं किया और खुद को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाया। और अगर उसके पास माना की पावर नहीं थी तो वो फिर बैटलफील्ड में क्यों गया? क्या उसे पता नहीं था कि वहाँ पर जाकर वो मारा जा सकता है? अगर मुझ में देखा जाए और यहाँ निग्नेस में देखा जाए तो हम दोनों में मुझे लगता है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हम दोनों सेम ही हैं, हम दोनों की लाइफ सेम ही थी। लेकिन वेल इसके बारे में मुझे अच्छे से सोचना होगा कि मुझे आगे क्या करना है। क्या यहाँ निग्नेस को अपनी फैमिली का बदला लेना है या फिर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है? अभी टाइम नहीं है। वो फिर बाहर आ गया था। बाहर ल्यूक उन सभी का इंतज़ार कर रहा था। जैसे वो सभी लोग बाहर आते हैं तो ल्यूक कहता है कि फाइनली तुम सभी लोग यहाँ पर आ गए। और वो यान को ये कहता है कि ये सब कुछ उसकी वजह है और उसने पूरे 60 लैब्स को कंप्लीट किया और उसी की वजह से ही आज और ज़्यादा ड्रिल्स करवाई जाएंगी। और वो सभी लोग काफ़ी गुस्से में आ गए थे, क्योंकि उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रही थी। यहाँ निग्नेस ये बताने लग जाता है कि ये तो सब कुछ कल ही होना था, ये ड्रिल्स वगैरह कल ही होनी थी तो फिर आज क्यों करवा रहे हैं। और ऊपर से 50 लैप्स कंप्लीट करने वाला अकेला यहाँ नहीं था, बल्कि उसके अलावा 3 और लोग भी थे। जब सारे लोग उसे चिढ़ा रहे थे तो इन सभी बातों को देखकर ल्यू को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और यहाँ निग्नेस ये सब कुछ देखने के साथ यही कहने लग जाता है कि अब ये जैसी भी जगह हो तो मुझे तो यहीं पर ही रहना है। लियो उन सभी लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ भी मैं तुम्हें यहाँ पर सिखाऊंगा ये तुम्हारी लाइफ में काफ़ी काम आएंगी। और वहीं पर खड़ा हुआ जब ईयान ये सारी बातें सुनता है तो वो मन ही मन में यही कहता है कि मैं भी यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि मुझे जो कुछ भी चाहिए मैं भी उसे हासिल कर सकूँ। उन्हें अब ट्रेनिंग में काफ़ी दिन हो चुके थे। आज ही का वो दिन आ चुका था जब उनकी फिजिकल ट्रेनिंग ख़त्म होनी थी और उन्हें सवार्ड दे दी जानी थी और सवार्ड की मदद से उन्होंने प्रैक्टिस करनी थी। ईयान सीधा जैसन के पास जाता है, उसे कहता है कि तुम कहीं मर्सनरी ग्रुप में तो नहीं थे? तो जैसन उसे कहता है कि हाँ मैं मर्सनरी ग्रुप में ही था। बस इतना सुनना ही था कि फिर ईयान उसे ये कहता है कि अगर ऐसे ही बात है तो क्या तुम मुझे एक और बात बताना पसंद करोगे, और वो ये कि क्या तुमने कभी भी किंगडम ऑफ कैमिलियो के खिलाफ फाइट की है? जैसन उसे ये बताने लग जाता है कि क्या तुम किंगडम ऑफ कैमिलियो की बात कर रहे हो? मुझे लगता है कि हाँ 2 बार तो मेरा उनसे पंगा हो चुका है। ईयान जेसन को कहता है कि अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके नाइट सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। नाइट्स के बारे में सुनते साथ ही जेसन से ही बताने लग जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग से कहीं आगे हैं, वो मर्सीलेस हैं, ब्रूटल हैं, वो अपने दुश्मनों को मार देते हैं और ऊपर से उनकी आर्मी के साथ डील करना काफ़ी मुश्किल होता है। उनकी आर्मी में मॉन्स्टर शामिल है, उनके साथ फाइट करना मतलब मॉन्स्टर के साथ फाइट करना। मॉन्स्टर को सुनने के साथ यान काफ़ी हैरान हो जाता है, उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। कि तभी पीछे से ल्यूक आ जाता है और वो दोनों को ये कहता है कि तुम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम दोनों मॉन्स्टर्स के बारे में बात कर रहे हो? तुम दोनों बहुत केयरलेसली पेश आ रहे हो। तुम्हें पता है कि मैं अपने एम्पायर का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम जैसे लोगों की यहाँ पर ऐसी जगह नहीं बनेगी। तुम्हें अच्छे से ट्रेन करना होगा और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तुम सभी लोग यहाँ पर इसलिए आए ताकि तुम स्वॉर्ड्समैनशिप के बेसिक्स के बारे में जान सको और 2 वीक्स में तुम सब कुछ सीख जाओगे। अगर तुम बैटल फील्ड में जाओ तो वहाँ पर तुम्हें पता तो होना चाहिए कि तुम वहाँ पर कैसे सर्वाइव कर पाओगे। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी स्टांस सिखाऊंगा जो तुम्हारे काफ़ी काम आएगी और इसको मैंने नाम दिया है क्रॉस कट का। तो इसलिए तो मैं जैसा करूँ तुम्हें वैसा करना होगा और ऐसे तरीके आजमाने की वजह से तुम लोग बाकियों की भी जान बचा सकते हो। सामने एक पुतला खड़ा था तो वो तेजी से आगे बढ़ता है, अपनी सवार की मदद से उस पुतले के 2 टुकड़े काट देता है। तो ये देखकर ईयान तो बिल्कुल कोई इम्प्रेशन नहीं देता, लेकिन उसके साथ खड़े हुए लोग ये देखकर काफ़ी शॉक्ड थे और हैरान थे। और लियो उन सभी लोगों को यही कहता है कि ठीक है, मैं तुम सभी लोगों को एक चांस देने की कोशिश करता हूँ। तुम लोग आगे बढ़ो, क्रॉस कट को एक ही टाइम में यहाँ पर तुम जितने भी इस क्रॉस कट करोगे उसके बदले में तुम्हें एडिशनल ब्रेड मिलेगी, वो भी लंच में। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? यान ये सुनता ही तब अपना हाथ खड़ा कर देता और कहता है कि मैं ट्राई करूँगा, अगर मैं इसमें पास हो गया तो मुझे एक ब्रेड तो मिल ही जाएगी। और उसके ज़हन में ये भी था कि ये तो एक ऐसी कॉम्बैट है जिसके बारे में मैंने काफ़ी ट्रेनिंग की थी, क्योंकि उसे प्रीवियस लाइफ में उसने ऐसे ही काम किए थे। उसके पास सिर्फ माना की पावर नहीं थी, वरना वो स्वॉर्ड तो ही चला लेता था और आज भी उसे उम्मीद थी कि वो इस स्वॉर्ड की मदद से क्रॉस कट कर लेगा। वो आगे बढ़ता है और स्वॉर्ड को लेकर खड़ा हो गया था ताकि आगे बढ़कर क्रॉस कट काट सके और सारे लोग उसी पर ही फोकस करने लग गए थे। इवन ल्यूक भी उसे देखने के साथ यही कहता है कि इसके जो खड़े होने का तरीका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्वॉर्डमैनशिप भी है। इसे काफ़ी अर्सा हो गया स्वॉर्ड को पकड़े हुए, तो इसे इस तरह खड़ा है तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर सकता है।
अब जैसा कि उसने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया था, इस पर ल्यूक काफ़ी खुश हो जाता है। वहाँ पर खड़े हुए सारे स्टूडेंट तो हैरान थे, लेकिन ल्यूक उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पर काफ़ी स्टेबिलिटी क्रिएट की थी, इसलिए तुम्हें 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड दिए जाएंगे। उसे 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड दिए जाते हैं। यान उसे लेते साथ ही उसे कहता है कि थैंक्स, और वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग काफ़ी हैरान थे। जैसे ही उसे दिए हुए कपड़े को ओपन करता है, उसमें से 2 ब्रेड के स्लाइस बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर खड़े हुए लोगों के मुंह में पानी आ गया था, क्योंकि वो भी उस ब्रेड को हासिल करना चाहते थे। अब क्या, अब वहाँ पर खड़े हुए लोग ये कहते हैं कि हमें भी तुम क्रॉस कट करने के ट्राई करने दो, ताकि इसकी मदद से हमें भी ब्रेड मिल सके। वो लोग आपस में झगड़ रहे थे, जबकि ईयान ब्रेड खाता हुआ साइड से निकल लेता है। अब सारे लोगों ने ट्राई कर लिया था और फिर ल्यूक उन सभी लोगों को बताता है कि मैंने तुम सभी लोगों की तकनीक को देख लिया और सिचुएशन बहुत ही खतरनाक है। अगर तुम लोगों को एम्पायर दे दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इस एम्पायर की हिफाजत कर सकोगे, और अगर तुम्हें लंच चाहिए तो उससे पहले तुम्हें 10,000 बार क्रॉस कट करना होगा, वरना तुम्हें लंच नहीं मिलेगा। तो तुम सभी लोग रेडी हो जाओ। उसी की ये हरकतें देखने के साथ ईयान के पसीने छूटे हुए थे और वो यही कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, ये तो काफ़ी बुरा लड़का है। वो इसी के बारे में सोच ही रहा था कि उसके सामने फिर उसका सिस्टम ओपन हो जाता है, उस स्क्रीन शो होती है, उस पर क्लिक करता है तो उसे मालूम होता है कि उसका स्टैमिना 1 पॉइंट तक इंक्रीज कर चुका है। अब स्टैमिना को 1 पॉइंट इंक्रीज करने के साथ ही वो काफ़ी खुश हो जाता है। वो ये कहता है कि मैंने कभी नहीं देखा कि एक ही बार काम करने की वजह से मुझे इतने सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, और ये चीज़ें तो मेरे लिए काफ़ी अमेजिंग हैं। उसके सामने स्टेटस विंडो भी थी। वो यही देखना चाहता था कि मेरे स्टेटस क्या हैं, और ये मेरे यहाँ ही शो होती है, ये बाकी लोगों को भी ऐसी विंडो शो होती है। तो जैसे ही वो फिर अपना स्टेटस निकालता है, वहाँ पर उसका नाम यहाँ इग्निस था, उसका लेवल 17 था, ऑक्यूपेशन नन था, टाइटल नन था, पावर 22 थी, एगिलिटी 24 थी, स्टैमिना 1 पॉइंट इंक्रीज करके 24 तक पहुँच गया था। उसका विजडम 22 तक था, और जो स्किल्स थी उसमें इंटरमीडिएट स्वॉर्ड्समैनशिप थी, इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट और पेड़ था। जैसे ही इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ता है, उसी के साथ ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो यही कहता है कि ये चीज़ें तो मेरे काफ़ी काम आने वाली हैं, मुझे ये सारी चीज़ें काफ़ी पसंद हैं। वो यही कहने लग जाता है कि जो चीज़ें मेरे लिए इम्पॉसिबल सी थी, जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल होती जा रही हैं, और शायद ये चीज़ें आगे जाकर मेरे काफ़ी काम आएंगी। और बस इतना सुनना ही था, उसमें काफ़ी जोश बढ़ गया था। तो वो अपनी सवाट पकड़ लेता है और उसी सवाट को सामने पड़े हुए क्रॉस कट करने लग गया था, ताकि जल्द से जल्द अपने लेवल को आगे बढ़ा सके। और ल्यूक ये सब कुछ देखने के साथ काफ़ी मुस्कुराने लग जाता है और कहता है कि ये लड़का तो कभी भी हार नहीं मानेगा, और ये कहता है कि लगता है कि अभी से ठिकाने लगाने का वक्त आ चुका है, मैं जानता हूँ कि इसे कहाँ फिट करना है। अब सारे लोग काफ़ी देर से क्रॉस कट कर रहे थे तो थक जाते हैं, और ल्यूक ये देखने के साथ उन सभी को कहता है कि ठीक है, अब तुम लोग बस कर जाओ, मैं बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, तुम्हारा लंच 5 मिनट के बाद शुरू होगा, क्या तुम सारे लोग मेरी बात समझ गए? इस पर कहते हैं कि हाँ। वो उन्हें ये भी बताता है कि तुम लोग जब रेस्ट कर रहे होगे, मुझे लगता है कि 2 वीक्स में तुम स्वॉर्ड्समैनशिप की बेसिक को सीख लोगे, और इसी दौरान मैं तुम्हारा चेक भी करता रहूँगा। उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ ही यान अपना हाथ खड़ा कर लेता है और ल्यूक उससे देखता है और पूछता है कि यान क्या बात है। वियान उससे ये पूछने लग जाता है कि आपने कहा कि हमारा एवेल्युएशन किया जाएगा, गुड एवेल्युएशन का यहाँ पर क्या मतलब है? तो आगे से ल्यूक ये बताने लग जाता है कि इससे तुम्हारा पता लगाया जाएगा कि तुम किस यूनिट में जाओगे। अगर यहाँ पर एवेल्युएशन में तुम्हारे पॉइंट्स अच्छे आते हैं तो तुम्हें कैपिटल भी दे भेजा जा सकता है। बस इतना सुनने के साथ ही यान जेसन से ये पूछता है कि कैपिटल में जाने का क्या फ़ायदा होगा। जेसन यही बताने लग जाता है और उसे कहता है कि जब तुम वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर सीनियर्स तुम्हारे साथ होंगे, इसमें तुम्हारी बढ़ोतरी हो सकती है, तुम्हारा ओहदा बढ़ सकता है, ऊपर से तुम बैटल फील्ड में बहुत ही काम जाओगे। उसकी इतनी बातें सुनने के साथ यान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातें समझ गया। फिर वो एक जगह पर बैठ जाता है और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर जो भी सिचुएशन है, इसे देखकर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे कैपिटल जाना चाहिए या फिर मुझे कहीं और जाना होगा। लेकिन एक बात तो मैं भी जानता हूँ कि अगर मैं कैपिटल चला गया तो मेरा ग्रोथ रेट रुक जाएगा, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाऊँगा। मुझे बेस्ट बनना है, यहाँ पर लोगों को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, लोग ताकि जहाँ भी मैं चाहूँ मेरी तारीफ़ करें। ये बचपन की ही बातें हैं कि हर कोई मुझे हमेशा से ही नीचा दिखाने की कोशिश किया करता था। ये सब कुछ इसलिए था क्योंकि मेरे पास कोई पेरेंट्स नहीं थे, और तभी से ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं एक हंटर बन जाऊंगा। लेकिन वहाँ पर भी कोई ख़ास चीज़ें मेरे काम ना आईं। मैं हंटर बनना चाहता था ताकि मैं सभी लोगों के सामने दिलेरी के साथ खड़ा हो सकूं और सभी को दिखा सकूं कि मैं क्या कर सकता हूं।
मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं दुनिया में नाम कमा सकता हूँ, मैंने सब कुछ किया, मैंने मेहनत की, लेकिन एक चीज़ मेरे पास ना आ सकी। और वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि यही थी कि मैं माना को सेंस नहीं कर सकता था। लेकिन अब की सिचुएशन पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है, क्योंकि अब मैं माना को आराम से सेंस कर सकता हूँ। चीज़ें मेरे लिए और ज़्यादा आसान हो गई हैं। मैं अब एक मास्टर ऑफ स्वॉर्ड बन सकता हूँ, ऐसा स्वॉर्ड जो सारे स्वॉर्ड्समैन से ऊपर खड़ा हो। और मुझे तो इतना अच्छा बनना होगा ताकि मैं यहाँ इग्निस के गोल को कंप्लीट कर सकूँ और उसके साथ साथ अपने गोल को भी कंप्लीट कर सकूँ। वो फिर हाथ खड़ा करता है तो इस पर ल्यूक उससे दोबारा पूछता है कि हाँ बताओ क्या बात है। तो आगे से यान उसे ये पूछता है कि क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि इसमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस यूनिट कौन सा है। तो आगे से हैरान होते हुए ल्यूक ये कहने लग जाता है कि तुमने क्या कहा कि मोस्ट डेंजरस यूनिट। आज तक कोई भी मुझे ऐसा ट्रेनी नहीं मिला जिसने मुझसे मोस्ट डेंजरस ग्रुप के बारे में पूछा हो। तो आगे से यान उसे ये बताता है कि ये इसलिए भी तो हो सकता है कि अभी तक आपको ऐसा कोई ट्रेनी मिला ही ना हो जो मेरी तरह टैलेंटेड हो। तो इस पर ल्यूक हंसते उससे कहता है कि हाँ ये तो तुमने सही कहा, तुम जैसा ट्रेनी कभी नहीं मिला, वैसे तुमने ये सवाल मुझसे क्यों पूछा। तो यान कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, ऐसा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर कोई भी ना हरा सके। उसकी बातें सुनने के साथ ल्यूक उसे ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि अब डेंजरस ग्रुप कौन सा है, लेकिन हाँ मुझे एक ऐसे ग्रुप के बारे में पता है जहाँ तुम आराम से एडजस्ट कर पाओगे, तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा। यान इतना सुनने के साथ ही उससे पूछता है कि वो कौन सा ग्रुप है। इस पर ल्यूक उसे ये बताने लग जाता है कि उस ग्रुप को यूही लोग डेवल प्लाटून के नाम से याद करते हैं। इस पर वो पूछता है कि ये किस किस्म का यूनिट है। तो आगे से ल्यूक ये बताने लग जाता है कि ये तुम्हें जैसा साउंड कर रहा है वैसे ही है, ये डेवल के साथ फाइट करता है, इंसानों के अलावा इस और मिशन करता है। उन चीज़ों के बारे में देखने के साथ ही फिर उससे ये पूछा जाता है कि वो कौन सी चीज़ें। जिस पर ल्यूको से यही बताता है कि मैं जिन चीज़ों की बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि डीमंस हैं। बस डीमंस का नाम सुनने के साथ ही उसे यही मैसेज आ जाता है कि अब तुम्हें एक और रिक्वेस्ट दी जाती है। अब इस बात को भी पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे और फिर सारे लोग मैदान में इकट्ठा थे। प्रैक्टिस के बाद वो लोग आराम से खड़े हुए थे और उनमें यान भी शामिल था जो कि कुछ सोच रहा था। तो उसके सामने डेवल प्लाटून की कुछ चीज़ें बताई गई थी। उसमें ये बताया गया था कि अगर तुम्हें बेस्ट बनना है तो तुम डेवल प्लाटून को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें तुम्हें अच्छे से काम करना होगा और उनके साथ ही रहना होगा, असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना होगा। और अगर तुम अपनी पूरी मेहनत करते हो तो तुम्हें डेवल प्लाटून में असाइन भी किया जा सकता है। और अगर तुम थोड़ा बहुत भी रिलैक्स कर पाए तो तुम उनके सामने ज़रा बराबर भी टिक ना पाओगे। और इसका प्रोग्रेस रेट 82% है। और अगर वो इस मिशन को कंप्लीट करता है तो इससे उसे की ऑफ डेस्टिनी मिल जाएगा जो कि एक रिवार्ड होगा। बस इतना सुनने के साथ वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि ये चीज़ें भी उसके सर से ऊपर पहुंच गई थी। तभी वो लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर एक और को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था। और ल्यू जाकर उस और के पास खड़ा हो जाता है और सभी ट्रेन इसको ये बताने लग जाता है कि ये पूरे 2 दिन से भूखा है। क्या तुम में से कोई ट्रेन ही आगे आकर इसके साथ मुकाबला करेगा। और सारे ट्रेनी इतना सुनने के साथ काफ़ी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में आ गया था कि इस और के साथ मुकाबला करना इतना भी आसान नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि वो उनके खून को पी जाएगा। तो अभी लोग भी ये बताने लग जाता है कि तुम लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो, तुम्हें ऐसे ही और के साथ फाइट करना है। ये एक मास्टर है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन और क्या कर सकते हैं। फिर ल्यूक उन सभी लोगों को ये कहता है कि तुम सभी लोग ऐसे तो आप आगे आने वाले नहीं हैं, तो अपनी अपनी पोजीशन संभाल लो। मैं खुद ही तुम्हें बंदों को चूज़ करूंगा। तुम्हें यहाँ पर एहतियात के साथ इसके साथ फाइट करना होगी। ज़रा बराबर भी तुम लोगों ने हिलके या हिचकिचाहट दिखाई तो ये तुम्हें वहीं पर मार देगा। और को पिंजरे से बाहर भेज दिया जाता है और इसी के साथ बाहर खड़े हुए लोग उसे देखकर काफ़ी डर गए थे, क्योंकि उन्हें और के साथ मुकाबला जो करना था और इसमें यान की हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। फिर क्या, फिर यान अपनी सवार्ड को बाहर निकाल लेता है और इसी सवार्ड की मदद से वो ऑर्क पर अटैक कर देता है। उसके पहले अटैक से ऑर्क को थोड़ा बहुत सा जख्म लग गया था। वो थोड़ा बहुत सा जख्मी तो हो जाता है, लेकिन यान को ऐसा ही लगा था कि अब ऑर्क का काम उसने तमाम कर दिया, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। उसने अभी तक ऑर्क का काम तमाम नहीं किया था। ऑर्क जख्मी होने की वजह से पहले भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो अपने इस हार का बदला लेना चाहता था, तो वो तेज़ी से यान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही उसने यान पर अटैक किया था, यान उस अटैक से बाल बाल बच जाता, फुर्ती दिखाते हुए पीछे हट गया था। अब ऑर्क का ये अटैक नाकाम हो जाता है।
फिर यान खुद अटैक करके और को वहीं पर मार देता है और का ब्लड उसके फेस पर लग गया था जो कि ग्रीन कलर का था। वहां पर खड़ा हुआ ल्यूक ये सब कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना टैलेंटेड लड़का आखिर यहाँ पर आ कैसे गया। और यान को अपने सामने एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि तुमने अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। उसके मुताबिक वो डेवल प्लाटून में शामिल हो सकता था। जैसे ही उसने इस क्वेस्ट को कंप्लीट किया था उसी के साथ ही थोड़ी सी एनर्जी आकर उसकी बॉडी में इंटर होना शुरू हो जाती है और इसे देखकर वो हैरान हो जाता है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो यही कहने लग गया था कि ये बात तो मुझे पहले ही मालूम थी कि यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं मैं उन सभी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो इस और को तो मैं आराम से मार सकता था। लेकिन मुझे अब काफ़ी अजीब लग रहा है। वो ये बात है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ तो मेरी बॉडी के अंदर इंटर हो रही है। जब वो आंखें बंद करके उस चीज़ को सेंस करता है तो उसे मालूम हो गया था ये चीज़ कोई और नहीं बल्कि माना थी। जैसे ही उसने और को मारा था उसकी माना सवार से होते हुए उसकी बॉडी में इंटर हो जाती है। और ये बात उसे काफ़ी औसम लगती है। वो यही कहता है कि फिर इससे तो मुझे और ज़्यादा आसानी होगी। मैं इसी तरह मॉन्स्टर और डीमंस को मारता रहूँगा और उनकी माना को ऑब्जर्व करता रहूँगा और इससे मैं जल्दी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा। और मुस्कुराते हुए यही कहने लग जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सैकड़ों हज़ारों मॉन्स्टर को मारूंगा, उनकी मानों को ऑब्जर्व करूंगा और इतना पावरफुल बन जाऊंगा कि कोई भी मेरा मुकाबला ना कर पाएगा। अब बस इसी के बारे में सोच ही रहा था कि ल्यूक सभी स्टूडेंट्स को ये कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग के स्कोर्स आ चुके हैं और इन्हीं स्कोर की बेस पे तुम्हें चूज़ किया जाना है कि तुम किस यूनिट में जाओगे। और मैंने जो भी फैसला लिया है इसे रिवर्स नहीं कर सकता। तुम सभी लोग थक गए हो तो अब आराम कर लो, क्योंकि वो सारे लोग काफ़ी थक चुके थे। और वहीं पर खड़ा हुआ जैसे ही ईयान अपने सिस्टम को चेक करता है तो वहाँ पर उसे स्क्रीन शो हो रही थी जिस पर लिखा हुआ था कि उसने अपने मिशन को 100% कंप्लीट कर लिया, तो इसके बदले में उसे एक डेस्टिनी की मिलती है। फिर स्क्रीन के ऊपर उसे कुछ बॉक्सेस वगैरह नज़र आने लग जाते हैं और उसी में से एक बॉक्स में द की ऑफ डेस्टिनी पड़ा हुआ था। और उसे यही बताया जाता है कि ये एक ऐसी की है जो तुम्हें और अपोनेंट को आपस में कनेक्ट कर देगी। इसका ताल्लुक अपोनेंट के हार्ट के साथ होगा। जब भी तुम्हारा कोई पार्टनर तुम्हारे साथ होगा तो ये तुम्हें गाइड करेगा ताकि तुम जल्दी से उसके पास जा सको। बस इसे देखने के साथ वो ये कहने लग जाता है कि ये वेपन तो काफ़ी सुपर एक्सपेंसिव लग रहा है, लेकिन मैं इसे वेपन के तौर पर इसलिए यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये मुझे सिर्फ दूसरों के साथ कनेक्ट ही कर सकता है, ये फाइट में कोई काम नहीं आएगा। चलो जो भी हो इसी से गुजारा चलाना ही होगा। वो इसी के बारे में वहाँ पर खड़ा हुआ सोच रहा था कि तभी पीछे से जैसन आ जाता है। जैसन उससे पुकारता ही है तो कियान उसकी तरफ देखने लग गया था। फिर जैसन उसे यही बताने लग जाता है कि मुझे लगता है कि तुम डेवल प्लाटून की तरफ जा रहे हो। तो इस पर कहता है कि हाँ ऐसा लग तो रहा है। और आगे से जेसन से ये बताता है कि फ़िलहाल मेरा एम तो कैपिटल है, कैपिटल जाकर मैं अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारूंगा। और मुझे लगता है कि तुम भी जल्द ही डेवल प्लाटून को भी ज्वाइन कर लोगे। जैसन के बारे में ईयान यही बताने लग जाता है कि दूसरे नंबर पर यही लड़का आया। ये पहले मर्सेनरी ग्रुप में था तो इसलिए इसके पास काफ़ी स्किल्स थी और ये मेरे बाद ही यहाँ पर लिस्ट में आ गया। फिर जैसन उससे यही पूछता है कि तुम आखिर डेवल प्लाटून में क्यों जाना चाहते हो, क्या तुम सच में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। उसकी बात सुनने के साथ ईयान जी कहता है कि हाँ आपने सही कहा, मैं एक अच्छा बनना चाहता हूँ, मैं सभी लोगों में अपना नाम कमाना चाहता हूँ। जैसन कहता है कि ओह मैं समझ गया। और जबकि ईयान मन ही मन में ये भी कह रहा था कि मैं इसलिए भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ और बेस्ट बनना चाहता हूँ ताकि कोई भी मुझे नीचा ना दिखाए। जैसन से यही बताता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से आए, तुम्हारा मिशन क्या है, लेकिन इतना ज़्यादा ब्रेव भी बनना तुम्हारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। उसकी बात सुनने के साथ ही ईयान जेसन को ये कहता है कि तुम्हारा ये एडवाइस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसे ही वो वहाँ से जाने वाला था तो जैसा ही ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। उसने भी अपना मन बना लिया था कि वो अब उस प्लाटून को ज्वाइन करके ही रहेगा। जैसन उससे एक्सपीरियंस बंदा था, उसके पास ज़्यादा नॉलेज था, वो उसकी इस बात को लेकर उसकी काफ़ी कदर करता था, लेकिन वो अपना माइंड चेंज नहीं करने वाला था। और वो मन ही मन में ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि यही सही फैसला है। ऊपर से मेरा सिस्टम मुझे अच्छे से दिखा रहा है कि सही रास्ता कौन सा है, गलत कौन सा है। अब मुझे एक ही आइटम मिला जो कि की ऑफ डेस्टिनी है। मुझे लगता है कि ऐसे काफ़ी सारे आइटम्स और भी फ्यूचर में मुझे शो होंगे जो कि मेरे काफ़ी काम आएंगे। वो वहीं पर खड़े हुए आपस में इसी की तरह बातें कर ही रहे थे कि इतने में ल्यूक आ जाता है और सभी को अपनी तरफ फोकस करने का कहता है। जब सारे लोग उस पर फोकस करने लग जाते हैं तो ल्यूक उन सभी लोगों को कहने लग गया था कि मेरे पास तुम्हारी असाइनमेंट्स आ चुकी हैं, क्या तुम सभी लोग इसके लिए तैयार हो। और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी।
और वो यही बताने लग जाते हैं कि सभी लोग हाँ सर हम इसके लिए तैयार हैं। पहले तो वो कहता है कि लोएस तुम कैपिटल में जाओगे और लोग इसी के बारे में बातें करने लग जाते हैं। फिर वो यही कहता है कि जेसन तुम्हें भी कैपिटल भेजा जाता है। जैसे ही जेसन सुनता है कि उसने कैपिटल जाना है तो वो अब सुकून की सांस लेता है। उसके साथ खड़ा हुआ यान देख रहा था कि वो अब कितना इत्मीनान में था। फिर वो यान की तरफ तवज्जो करते हुए उसे यही कहता है कि तुम्हें डेमोनिक फॉरेस्ट में जाना होगा क्योंकि तुम अब डेवल प्लाटून को ज्वाइन करने वाले हो। यान जैसे सुनता है कि उसे डेवल प्लाटून के लिए चूज किया गया है तो इसी के साथ वो खुश हो जाता है और अपने सर को थैंक्स कहता है। अब जैसे ही सारे लोगों को पता चल गया था कि उन्होंने किस किस यूनिट में जाना है तो इसके बाद वो सारे लोग रिक्रूट राउंड में आ जाते हैं। यान अपने बेड पर था और उसके साथ वाले बेड पर जेसन पड़ा हुआ था। वो यान को ये कहता है कि तुम टेंशन मत लेना, कैपिटल और डेमोनिक खुरास एक दूसरे के साथ साथ ही हैं। जब भी तुम्हारा दिल करे तुम मिलने के लिए मेरे पास आ जाना। यान यही कहता है कि हाँ हाँ मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा और मन ही मन में ये भी सोच रहा था कि जेसन के अलावा यहाँ पर उसे कोई और जानता ही नहीं और ना ही वो किसी और को जानता है। और ऊपर से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इसके साथ अटैचमेंट हो गया क्योंकि यही वो बंदा है जिसने आकर पहले मुझसे बात की थी। और फिर क्या, अब रात का वक्त था और वो एंट्रेंस ऑफ द डेवल प्लाटून पहुंच जाता है। उसे पता था कि ये एक स्पेशल यूनिट है, इसमें सिर्फ 80 मेंबर पाए जाते हैं। बाकी यूनिट्स की बात करें तो वहाँ पर सैकड़ों लोग पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है और अगर यहाँ पर कोई बंदा आ भी जाए तो वो जल्द ही मारा जाता है। इस वजह से इनके मेंबर की तादाद हमेशा से कम ही रही है। और इन डेवल प्लाटून का काम यही है कि कोई भी मॉन्स्टर बॉर्डर को इंटर करके ह्यूमन टेरिटरी में ना जाए और वहां पर जाकर बाकी इंसानों को नुकसान ना पहुंचाए। वो लोग ये भी जानते थे कि डेमोनिक फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा एरिया है लेकिन वहाँ के डीमंस भी बाउंड्रीज की रिक्वेस्ट करते थे और वो बाउंड्रीज के करीब नहीं चाहते थे। और उन्हीं की मेहरबानी की वजह से वहाँ पर मॉन्स्टर्स के बहुत ही कम केसेस आते थे और वो आकर सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ये भी एक रीज़न है और इस रीज़न की वजह से डेवल प्लाटून के लोग सर्वाइव कर पाए। इवन उनके पास तो सिर्फ 80 मेंबर्स हैं। उसे फिर जैसन की बात याद आ जाती है। जैसन ने उसे यही बताया था कि डेमोनिक फॉरेस्ट के तुम जाओगे तो वहाँ पर प्लाटून में तुमने ज्वाइन करना है। वहाँ पर लो लेवल मॉन्स्टर्स तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए आएंगे लेकिन फ्यूचर में कभी मिड लेवल के मॉन्स्टर्स भी आ सकते हैं। जैसा कि तुम जानते हो कि वहाँ पर सिर्फ 80 लोग ही मौजूद हैं तो वो सभी के सभी काफ़ी पावरफुल होंगे क्योंकि वो लोग डेवल के साथ मुकाबला करते हैं। वो इतने पावरफुल होंगे कि तुम उन्हें नाइट्स के बराबर कंपेयर कर सकते हो। और इसी बात को याद करके वो खुश हो जाता है। वो ये कहने लग जाता है कि अगर दूसरे लफ्ज़ों में आप लोगों को बताऊं तो मैं अगर उन लोगों में सर्वाइव कर पाया तो मैं भी एक पावर हाउस बन जाऊंगा। अब वो जंगल में चल रहा था कि तभी उसे एक जगह नज़र आ जाता है जिसमें से धुआं बाहर निकल रहा था। अब उसे पता चल गया था कि उस प्लाटून के लोग यहीं पर मौजूद होंगे। फिर क्या, वो जल्दी से अंदर आता है, दरवाज़ा खोलता है और सभी लोगों को यही बताता है, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पर नया साइंस स्टूडेंट आया हूँ। मैं यहाँ पर आपकी प्लाटून को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। वहाँ पर बैठे हुए कोई भी बंदा उसकी तरफ फोकस नहीं कर रहा था। सारे लोग अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई यहाँ पर आया है या नहीं आया। उनको इस तरह देखने के साथ ही यान अब नर्वस होना शुरू हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है और यही उसके नर्वसनेस का बायस थी कि इतने में एक बंदा दाढ़ी वाला उसके पास आ जाता है और उसे यही कहता है कि तुम कौन हो। वो काफ़ी बड़ा, हट्टा-कट्टा, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, हाथ में सवार लिए उसके सामने खड़ा हुआ था, गुस्से में था। उसे ये कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बच्चे। और उसके माइंड में यही बात चल रही थी कि ये बच्चा तो काफ़ी डर गया है। अगर ये इसी तरह डर रहा तो जल्दी इसकी सिर्फ सोल इसकी बॉडी छोड़कर भाग जाएगी, कॉप्स यहाँ पर रह जाएगी। वहाँ पर बाकी लोग भी उसे चिढ़ाने के लिए यही कहने लग जाते हैं कि जो कोई भी नया लड़का यहाँ पर आया, यहाँ पर आते साथ ही वो मारा जाता है। और रेहान तो सच में उनके सामने एक बच्चा ही दिख रहा था। रेहान एक बात समझ गया था कि ये लोग उसे तंग करेंगे, डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे। वो यही चाहेंगे कि मैं ये जगह छोड़कर चला जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने अपने नर्व्स को खो दिया तो ये सारी ज़िंदगी मुझे इसी तरह डाउनग्रेड करते रहेंगे, मुझे ट्रैश कहकर चिढ़ाते रहेंगे। अब जैसन के उन्होंने उसे बताया था कि इनके पास इतनी पावर है कि ये मर्सिनरीज मान सकते हैं। वो उनके लेवल चेक करता है। एक का नाम था ब्रैंडन, उसका लेवल 61 था। कूपर का लेवल 57 था और जोना खड़ा हुआ था उसका लेवल 53 था।
जबकि यान का खुद का लेवल 42 था। वो ये बात तो जानता था कि उनके मुकाबले में इसका लेवल काफ़ी कम था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कमज़ोर नहीं पड़ सकता था और वक्त के साथ साथ तो उसने स्ट्रोंग बनना ही था। यान उनकी बातें सुनने के साथ मुस्कुराते हुए उन लोगों को यही कहने लग जाता है कि तुम लोगों ने अगर कोशिश करनी है तो कर लो। हम जब भी किसी मिशन पर जाएंगे तो लास्ट में जो बंदा बचेगा वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही होऊंगा। वो ये बात अच्छे से जानता था कि अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे ऐसे बिहेव करना होगा। मुझे स्पीच को ना सिर्फ ज़्यादा बढ़ावा देना है ना ही कम रखनी है। मुझे बस ऐसा शो करना है कि मैं अपने आप में काफ़ी हूँ और मुझे ये सब कुछ ऐसा करना है ताकि मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकूँ। उसकी बात सुनने के साथ ही कूपर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और ये कहता है कि देखो इस छुटके ने क्या बात कही, इससे तो मेरी हंसी नहीं रुक रही। और वो अपने सिलेक्शन कमांडर हैमिल्टन को यही कहता है कि क्या तुमने ऐसी बात सुनी, क्या तुम इसे रिक्रूट रखना पसंद करोगे। तो आगे से वो भी यही कहता है कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं चाहता, लेकिन हमारे पास अब कोई और रास्ता भी नहीं है। हैमिल्टन आगे बढ़ता है, उससे ये पूछता है कि तुम यहाँ पर नया लड़का, तुम्हारा नाम क्या है। तो इस पर यान अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है यान। तो आगे से हैमिल्टन उससे यही कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो यहाँ। तो वो बताता है कि मैं यहाँ पर डेवल प्लाटून को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ और मुझे यही बताया गया था कि यही डेवल प्लाटून है। हैमिल्टन जितना सुनता है उसकी आंखों में चमक आ गई थी और उसके इर्द गिर्द एनर्जी बहना शुरू हो जाती है और वो यही कहता है कि तुमने सही कहा, यही डेवल प्लाटून है और हम ही डेवल्स हैं। यान जैसे ही उसके इर्द गिर्द मौजूद एनर्जी को देखता है उसी के साथ ही कांपना शुरू हो गया था। वो ये कहता है कि ये सारी बातें इसके इर्द गिर्द माना करवा रही हैं। इसके पास माना की पावर है तो ये तो पावरफुल होगा ही। वो ये भी कहने लग जाता है कि जो हमारा सेक्शन कमांडर है ये माना का यूज़र है। मुझे बाकियों के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ, ये बंदा मेरी काफ़ी मदद कर सकता है। हैमिल्टन उसे ये कहने लग गया था कि हम डेवल्स की बात करें तो हम किसी पर भी भरोसा नहीं करते। हमें नहीं पता कि तुम जो है कहाँ से यहाँ पर आ गए। जब तक हम तुम्हारा इम्तिहान नहीं ले लेते हम कहीं भी तुम्हें पार्टिसिपेट करवाने के लिए नहीं ले जाएंगे। तो आगे से वो ये कहता है, तुम लोगों ने क्या कहा, हंट। तो इस पर हैमिल्टन बताता है कि हाँ, तुमने सही सुना, हम लोग मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं, यही हमारी जॉब है। तभी हम अपने आप को हंटर्स कहलवाते हैं, ना कि सोल्जर्स। तो यान कहता है, अच्छा तो मुझे प्रूव करने के लिए क्या करना होगा। हैमिल्टन उसे कहता है कि खैर इससे मैटर नहीं करता, तुम्हें जानना है और के 10 बाएं वाले एक कानों को लेकर आना, तुम्हारे पास 1 हफ्ते का वक्त है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर तुम्हें पता है ना कि क्या होगा तुम्हारे साथ। लेकिन अगर तुम अपने मिशन को कंप्लीट करते हो तो फिर हम तुम्हें अपने साथ हंटिंग पर ले जाएंगे। बस फिर क्या था, यान अब डेमोनिक फॉरेस्ट में आ जाता है ताकि वहाँ पर ऑर्क्स को ढूंढे और उनके लेफ्ट एयर्स को लेकर जाकर कमांडर को दे सके। फिर वो जाकर अपने सिस्टम को चेक करता है जहाँ पर उसे ये बताया गया था कि अगर तुम्हें डेवल बनना है तो तुम्हें इसके लिए स्क्वाड डेट की कुछ बातों को मानना होगा। और उनमें यही था कि मिशन में और के लेफ्ट एयर्स को लेकर आना है। वो 1 हफ्ते का टाइम है, अगर वो पहले कंप्लीट करता है तो उससे रिवार्ड भी मिलेगा और ऊपर से वो डेवल प्लाटून स्क्वाड में ज्वाइनिंग भी कर सकता है। वो जंगल में चल रहा था और ये कहता है कि बस मेरा यही मिशन है, मुझे और को पकड़ना है, मारना है और उसके कानों को उनके पास लेकर जाना है। जंगल में काफ़ी खतरा हो सकता है, मौसम हर जगह पर है, तो इसलिए मुझे उन लोग बातों के साथ साथ चौकन्ना भी रहना होगा। तभी उसे ऐसी बात सुनाई देती है कि पीछे उसके कोई है। पीछे देखता है तो वहाँ पर एक और था। उसे देखते साथ ही वो दरख्त के पीछे छुप जाता है और देखते ही देखते वहाँ पर एक नहीं बल्कि 4 ऑक्ट्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो दरख्त के पीछे छुप गया था। वो ये कहता है कि मुझे इनमें से किसी एक को मारकर इसे स्टार्ट करना ही होगा। अगर मैं ना मारूं तो फिर बात तो नहीं बनने वाली। कि उन्हीं ऑर्क्स को एक इंसान की स्मेल आना शुरू हो जाती है। उन लोगों ने पहचान लिया था कि एयान कहाँ पर खड़ा है। एयान को ये देखते साथ ही पसीने आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एयान पीछे नहीं हट सकता था। वो अपनी सवार बाहर निकालता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर वो ऑर्क्स यही कहने लग जाता है, ओह यहाँ पर तो एक इंसान मौजूद है, हम तो इसकी चटनी बना देंगे। जैसे ही ऑर्क ने यान पर अटैक किया था, यान उसके अटैक से बच जाता है और बैक में यान उस पर अटैक कर देता है। यान फिर उसे देखने के साथ यही कहने लग गया था कि अगर मैं यहीं पर स्टक कर गया तो मेरा मरना तो तय है और पीछे जाकर कोई भी किसी को नहीं बता पाएगा कि मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ। वो वहीं पर खड़ा था कि बाकी सारे ऑर्क्स आकर उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं और वो उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लग गया था ताकि वो उनके हाथ ना आए और वो उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके।
अब उसके सामने एक और कहा जाता है तो वो अपना नाइफ निकाल कर उसकी मदद से उस और को जख्मी कर देता है, जिस पर और चिल्लाते हुए कहता है कि इससे तो दर्द होता है। तो आगे से वो भी उसे ये कहने लग जाता है कि हाँ, इससे तो दर्द होगा ही सही, क्योंकि मैंने तुम्हें खंजर जो मारा है। अब उसके घुटने पर उसने अटैक किया था, जिसकी वजह से वो और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, लेकिन अभी भी गुस्से में था। वो जैसे ही दोबारा यान पर अटैक करता है कि यान फुर्ती दिखाते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और उसके इस अटैक से बच गया था। और अटैक से बचने के बाद ही अब दूसरे ऑर्क पर वो अटैक कर देता है और दूसरा ऑर्क इस अटैक को नहीं सह पाता और इसी के साथ दूसरा ऑर्क भी वहीं पर मारा जाता है। अब यान ने दो ऑर्क्स को मार दिया था, अब बारी थी तीसरे ऑर्क की। वो अपनी तलवार लेकर तीसरे ऑर्क की तरफ आगे बढ़ता है और उसके पेट पर अटैक कर देता है और इसी तरह चौथे ऑर्क को भी मार देता है। वो जो चारों ऑर्क वहां पर घूम फिर रहे थे थोड़ी ही देर में यान की स्वॉर्ड का निशाना बन जाते हैं और यान उन चारों का तमाम कर देता है। इस फाइट की वजह से वो भी काफी थक गया था। फिर एक दरख्त के सहारे पर खड़ा हो जाता है। जैसे वहां पर खड़ा हुआ तो यही कहता है कि अब लगता है कि मेरी एनर्जी वापस आना शुरू हो गई है, जो कि इनके फाइट के में ज़ाया हो गई थी। लेकिन फिर भी उसकी आंख खुल जाती है और वो यही कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिकवर कर रहा हूँ, बल्कि ये तो ऐसा है कि मैं एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये एनर्जी कहीं और से नहीं बल्कि उन्हीं ऑर्क्स के माना से आ रही है। जैसे मैंने उन्हें मारा तो उनका माना रिलीज हो गया, अब वही माना आकर मेरी बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है और सिर्फ अब और की कॉर्पसेस ही वहाँ पर पड़ी हुई हैं। अब जैसे जैसे माना उसके बॉडी के अंदर इंटर हो रहे थे, इसी के साथ साथ उसकी सेंसेशन भी काफ़ी हद तक बढ़ती जाती है। उससे काफ़ी अच्छा फील होने लग जाता है। उसे ऐसा न लगने लग गया था कि उसकी बॉडी अब मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट हो चुकी है। अब उसने 4 ऑर्क्स को मार दिया था। उसका मिशन था 10 ऑर्क्स के लेफ्ट कानों को पकड़कर वापस लेकर जाना। तो वो फिर उनके कानों को काटना शुरू कर देता ताकि उसे अपने साथ वापस ले जा सके और हैमिल्टन को दिखा सके। वो इसी तरह कान काट ही रहा था। उसने अभी तक एक ही कान को काटा था कि तभी उसे जंगल में एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर वो चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि इस जंगल में एक चीखने की आवाज़ उसके लिए काफ़ी हैरानी वाली थी। तो उसे ऐसा लगता है कि ये कोई सीरियस ही मैटर होगा। डेमोनिक फॉरेस्ट में यहाँ पर एक लड़की क्या कर रही है, क्योंकि वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि एक लड़की की थी। तो वो कान को वहीं पर फेंक देता है और तेज़ी से जंगल में भागने लग गया था ताकि जल्द से जल्द उस लड़की के पास पहुँच सके और देख सके कि वो किस मुसीबत में फंसी हुई है। वो मन ही मन में यही कह रहा था कि डेमोनिक फॉरेस्ट में मेंबर्स ऑफ डेवल प्लाटून ही इंटर हो सकते हैं या फिर ऐसे मर्सनरीज इंटर हो सकते हैं जिन्हें परमिशन दी गई हो। और जहां तक उसके नॉलेज में था, कोई भी मर्सनरीज डेमोनिक फॉरेस्ट में इंटर नहीं हुआ था। मर्सनरी ग्रुप से तो वहां पर कोई नहीं आया और ऊपर से प्लाटून के मेंबर्स ने भी उसे ये बात बताई थी कि आज के दिन वो हंटिंग एरिया में नहीं गए। तो फिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, ये लड़की है कौन और चिल्ला क्यों रही है। और उसने भी इसलिए यहाँ पर डिसाइड किया था, यहाँ पर ना तो कोई मर्सनरी का बंदा था और ना ही डेवल प्लाटून का बंदा था। ये तो यहाँ पर अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए आया था। और लड़की की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ भागने लग जाता है। भागते भागते वो एक जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर एक बंदे ने एक छोटी सी लड़की को बांध कर रखा हुआ था। वो लड़की चिल्ला रही थी, उसे यही कह रही थी कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। तो आगे से वो बंदा उसे यही कहने लग जाता है कि बच्ची, अब तुम रोना बंद भी कर दो, तुम किस लिए रो रही हो। और वहीं पर छुप के बैठा हुआ यान यही कहता है कि मुझे पहले सिचुएशन को समझना होगा, मुझे छुप कर ही रहना होगा और फिर जैसे मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को ज़ाहिर करके उसके ऊपर अटैक कर दूंगा। वो यही कहने लग जाता है कि ये जो लड़की यहाँ पर आई है, मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर अपनी मर्जी से आई है, बल्कि वो ही बंदा इसे यहाँ पर लेकर आया और उसने दरख्त के साथ बांध दिया। उस बंदे ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में मुझे पहले जानना होगा। वो बंदा उसका मास्टर था। वो उसे यही बता रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ऑर्क तुम्हें सूंघते हुए यहाँ पर आ जाएंगे और इससे मेरा काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। वो लड़की कहती है कि मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मास्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार नहीं रहा, बल्कि मैं तो तुम्हें ऑर्क को सेल कर रहा हूँ। इतना सुनने के साथ ही उस लड़की की आंखों में आंसू थे। वो यही चिल्ला रही थी कि प्लीज़। उसे पता था कि अगर ऑक्स यहाँ पर आ गए तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे, बल्कि वो तो उसे खा जाएंगे और वो इस वक्त मरना नहीं चाहती थी। तो उसका मास्टर उसे यही बताता है कि वेल, अब तो कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ चल रहा है इसे एक्सेप्ट कर लो। मुझे मैजिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि उनके पास हैं और उन्हें तुम चाहिए। तुम यहाँ पर रुकोगी, वो तुम्हें खाने के लिए आएंगे और मैं उनके मैजिक इंग्रेडिएंट्स को हासिल कर लूँगा।
और इतना ही नहीं बल्कि वो उससे ये भी कह रहा था कि तुम्हें अपने आप को लकी कहना होगा, क्योंकि आर्क को सिर्फ छोटी लड़कियां ही नहीं पसंद बल्कि उसे स्पेशल काइंड ऑफ प्रेफरेंस भी पसंद है, जो कि मैं उन्हें यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। वो लड़की चिल्लाती रहती है, बॉस को यही कहती रहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन बॉस उसकी एक नहीं सुनता बल्कि आगे बढ़कर उसे और ज़्यादा चढ़ाने लग जाता है और इसमें बॉस को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। लेकिन दूर खड़ा हुआ यान ये सब कुछ देख रहा था। उस लड़की पर जुल्म होते हुए तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसी के साथ वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है कि तभी साइड से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ये आवाज़ें किसी और की नहीं बल्कि ये आवाज़ें ऑर्क से थी और वो बंदा काफ़ी खुश हो जाता है। लड़की को यही बता रहा था कि लगता है कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और इतने में वहीं पर छुपा हुआ यान ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकता। वो लड़की को जल्द से जल्द बचाना चाहता था। जैसे ही वो उस बंदे के सामने आता है तो आगे से वो बंदा उसे यही कहता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब उस बंदे के भी पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसे भी इस बात की खबर थी कि ना तो यहाँ पर कोई मर्सिनरी ग्रुप का बंदा आने वाला है और ना ही यहाँ पर डेवल प्लाटून का बंदा आने वाला है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और ऊपर से जब वो उसकी शेप को चेक करता है और उसके ऑरा को चेक करता है तो उसे ये बात मालूम हो गई थी कि ये बंदा किसी और के लिए नहीं बल्कि डेवल प्लाटून के लिए काम कर रहा है। यान भी इस तरह जानता था कि इसे मर्सिनरीज के बारे में पता है कि वो कब चक्कर लगाते हैं, इसे डेवल प्लाटून के बारे में पता चला कि वो कब चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसके पास आज मौका था और इसने लड़की का फायदा उठाया। इसका मतलब है कि ये सारी सिचुएशन के बारे में अच्छे से जानता था। अभियान को इस सिचुएशन को संभालना था और लड़की को भी बचाना था और इस बंदे को भी मदद सिखाना था। वो जैसे उसे बताता है कि मैं यहाँ पर नया लड़का हूँ, वो भी डेवल प्लाटून को अभी अभी आकर ज्वाइन किया है। जैसे इसके बारे में वो बंदा सुनता है उसके साथ थोड़ा सा हैरान हो जाता है। ध्यान पे सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने सवार को ऊपर खड़ा करता है और को रिलीज करता है। वो वहाँ पर डेवलिश लुक दे रहा था और वो उसे ये कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ये काम करो। अब इसी सवार की मदद से वो लड़की के जो भी रस्सी से बंधी हुई थी रस्सी को काट देता है और इतना प्रेशर ना झेलने की वजह से वो बंदा जो कि लड़की को वहां पर बांध कर खड़ा था एक साइड पर गिर जाता है। अब लड़की की रस्सियां टूट चुकी थी, वो आज़ाद हो चुकी थी। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन ये सब कुछ देखकर वो हैरान हो गई थी। उसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि कोई उसकी जान बचाने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। वो ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती, उसी के साथ ही वो नीचे बैठ जाती है। तो यान उसे हौसला देने के लिए उसके पास आता है ताकि वो उसे तसल्ली दे सके कि वो उसकी मदद करेगा और लड़की थोड़ा बहुत होश में आ सके। और वही बंदा जो उसके पास खड़ा था वो एनर्जी को गैदर करना शुरू कर देता है। जैसे ही यान की नज़र उस बंदे पर पड़ती है कि वो एनर्जी को गैदर कर रहा है, उसी के साथ उसके भी होश उड़ जाते हैं और वो यही कहता है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। उसकी नज़र पड़ गई थी कि वही बंदा अब माना को इकट्ठा करना शुरू हो चुका था। अगर वो ज़्यादा माना इकट्ठा करता तो इसके बारे में जान चाहता था कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा और मारा जाएगा। और थोड़ी ही देर में उसने काफ़ी सारा माना इकट्ठा कर लिया था और इसके बारे में जान चुका था कि इसके पास तो ये माना की पावर है और इसके साथ मुकाबला करना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। और ऊपर से वही बंदा उस माना को अच्छे से कंट्रोल भी कर पा रहा था। इसे देखकर तो वो और ज़्यादा हैरान हो जाता है और ये देखकर यहाँ ये कहने लग जाता है कि अगर ये माना को इतने ही आसानी से मैनेज कर पा रहा है तो इसका यही मतलब है कि इसके पास जो माना की पावर है या फिर माना की प्रोग्रेस है ये बाकियों से काफ़ी ज़्यादा है, ये बाकियों से काफ़ी अलग है, ये बाकियों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और वो यही बताने लग जाता है कि मैंने भी कभी सोचा था कि मैं भी माना को कंट्रोल कर सकूंगा और जिसे चाहूँगा उसे मारूंगा, अपना नाम कमाऊंगा। वैसे भी मेरी मौत तो हो चुकी है, आप सभी को पता ही होगा कि डंजन में ऑर्क ने आकर मुझे मार दिया था। और वो इसी के बारे में और भी काफ़ी सारी बातें बताता रहता है। वो ये कहता है कि उस वक्त मैं हंटर था, इसके बावजूद भी मैं मारा गया। अगर मैं इसके साथ फाइट करता हूँ तो मरता हूँ, तो ये तो पहली दफ़ा नहीं होने वाला। और ऊपर से मुझे इस बंदे की हाल चाल भी सही नहीं लग रही। तो ये जो बंदा है ना ये मरने के काबिल है। मुझे नहीं लगता कि ये मुझे इतना इजीली मार पाएगा, क्योंकि अब मैं भी माना की पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ। और उसे ये बात भी मालूम थी कि वो बंदा माना की पावर को कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब है कि उसके पास माना की काफ़ी ज़्यादा पावर है। अगर यान उसे मारता है तो उसकी पावर यान की पावर बन जाएगी। इससे तो उसे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला था। जैसे ही वो बंदा वहाँ पर माना को कर रहा था और उसी माना के पावर को इकट्ठा करने के साथ उसके ऊपर मैजिक मिसाइल बना कर यान के ऊपर अटैक कर देता ताकि यान को इससे नुकसान पहुंचा सके। यान जो कि उसके पास ही खड़ा हुआ था, जैसे ही उसके ऊपर मैजिक मिसाइल का अटैक होता है तो इसे सह पाना यान के लिए काफ़ी मुश्किल था और इससे उसे काफ़ी दर्द भी होता है। ना सिर्फ उसे दर्द हुआ था बल्कि उसे जख्मी हो गया था, जिसकी वजह से उसका ब्लड भी बाहर आ जाता है और अब वो काफ़ी तकलीफ में आ चुका था।
सामने खड़े हुए बंदे ने उसके ऊपर जिस मैजिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था, उसने वो मैजिक मिसाइल किसी और तरीके से नहीं बल्कि माना की एनर्जी को इकट्ठा करके बनाया था। और माना की एनर्जी का इस्तेमाल करके मैजिक मिसाइल बनाकर उसने सामने खड़े हुए यान पर अटैक किया था। और अभी यान उससे काफ़ी वीक था, इसलिए उस अटैक को रोक पाना यान के लिए काफ़ी मुश्किल भरा काम था। वो चाहता भी तो इस एनर्जी को वहाँ पर आराम से नहीं रोक सकता था। लेकिन ये बात भी तय थी कि यान को मरने से अब डर नहीं लगता था, क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका था और इस दुनिया में दोबारा ट्रांसफ़र हुआ था। इसलिए यहाँ पर उसे ज़्यादा टेंशन नहीं थी। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, वो यही था कि वो स्ट्रॉन्ग कैसे बने। अब उसका मैजिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था तो वो ज़ाहिरी तौर पर तो उसे कोई चोट नहीं लगती, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। अब यान को भी समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाले बंदे के पास मैजिक पावर्स हैं और वो इसका मुकाबला कैसे करे। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी अच्छी लगी होगी।